मध्य प्रदेश के भिंड शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित अटेर किला देवगिरी नाम की पहाड़ी पर बसा है, जिसका जिक्र महाभारत में भी किया गया है। यही वजह है कि इसको देवगिरी दुर्ग भी कहा जाता है। अटेर किले से जुड़ी सबसे अनोखी बात ये बताई जाती है कि यहाँ एक खूनी दरवाजा है, जहाँ से हर वक्त खून टपकता रहता था, जो कि इस किले को और भी ज्यादा रहस्यमय बनाता है। अनेकों रहस्यों को समेटे चंबल के बिहड़ों में बसे इस किले पर कई सदियों तक भदावर राजाओं का राज हुआ करता था। लगभग 350 साल पुराने इस किले का निर्माण भदौरिया राजा बदन सिंह ने 17वीं शताब्दी में करवाया था और बाद में कई सालों तक इस क्षेत्र में डाकुओं का भी कब्जा बना रहा था। इस किले को सुरक्षा प्रदान करने के लिए 17 बुर्ज भी बनाए गए थे, जो कि अब आपको खंडहर के रूप में ही दिखाई देंगे। पानी की पूर्ति करने के लिए यहाँ के महलों में और किले के लगभग हर भाग में अलग अलग कुएं बनाए गए थे। बताया जाता है कि ये किला जितना ऊपर है उतना ही नीचे भी है और आपको यहाँ जगह जगह पर जमीन के नीचे बने कक्ष भी दिखाई दे जाएंगे, जिनमें से अधिकतर कक्षों में चमगादड़ों ने अपना घर बना लिया है। यहाँ बने हर भाग को बहुत ही खूबसूरती से बनाया गया है। फिर चाहे वो आम जनता की परेशानियों को सुनने के लिए बनाया गया ये दीवाने आम हो, खास लोगों से मीटिंग के लिए बनाया गया ये दीवाने खास हो, राजा और रानी के महल हों या फिर राजपूत शैली का उपयोग करके बनाया गया ये मंदिर। इस मंदिर के बाहर बने आंगन और इसके अंदर में इतनी खूबसूरत कलाकारी की गई है कि आप इसको देखते रह जाएंगे। किसी जमाने में ये किला सोने, चांदी और बहुमूल्य खजाने से लैस हुआ करता था और इसकी सुंदरता देखने लायक हुआ करती थी। वो खजाना कहाँ गया ये तो पता नहीं, लेकिन बताया जाता है कि स्थानीय लोगों ने खजाने की चाह में यहाँ की दीवारें और जमीन खोद खोद कर इस किले की स्थिति खराब करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल में और आज मैं आपको लेकर जाने वाला हूँ इस बेहद रहस्यमय अटेर के किले में और इसके इतिहास और रहस्यों से जुड़ी सारी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो अटेर किला मध्य प्रदेश राज्य के भिंड जिले में अटेर नाम की जगह पर स्थित है, जो कि भिंड से 30 किलोमीटर और उत्तर प्रदेश के इटावा शहर से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर है। जैसा कि मैंने बताया कि ये किला चंबल की बीहड़ पहाड़ियों के बीच में बसा है, इसीलिए आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राजा महाराजाओं के शासन के बाद इसके आसपास के क्षेत्र में कुछ समय तक चोर डाकुओं का भी कब्जा बना रहा था। तो अटेर किले तक का सफर मैंने अपने निजी वाहन से पूरा किया था और आप देखेंगे कि किले तक पहुंचने के लिए काफी अच्छा रास्ता बनाया गया है। किले के बाहरी द्वार में प्रवेश करते ही आपको इसकी भव्यता का एहसास हो जाएगा और थोड़ी ही देर में आप इस किले के मुख्य प्रवेश द्वार तक पहुंच जाएंगे। इस किले में कुल मिलाकर 4 प्रवेश द्वार बनवाए गए थे और ये है इसका मुख्य प्रवेश द्वार। राजपूत और मुगल शैली से मिलाकर बनाए गए इस किले के मुख्य द्वार के मेहराब में मुगल शैली की झलक साफ दिखाई देती है। इस द्वार के ऊपर की तरफ सुंदर चित्रकारी की गई है, जो कि अब आपको धुंधली सी दिखाई देगी, जिसमें राजाओं, मंत्रियों और फूल पत्तियों के चित्र देखने के लिए मिल जाएंगे। इन चित्रों को बनाने के लिए उस जमाने में रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया जाता था। इस द्वार के अंदर प्रवेश करते ही आपको दोनों तरफ में एक एक चबूतरा दिखाई देगा, जिन पर खड़े होकर सैनिक यहाँ आने जाने वालों पर निगरानी रखा करते थे। तो चलते चलते मैं आपको ये बता देता हूँ कि इस किले का निर्माण भदौरिया शासक बदन सिंह ने सन 1644 में शुरू करवाया था और सन 1668 में राजा महा सिंह भदौरिया के समय में इसको पूरा बनवाकर तैयार करवा दिया गया था। बताया जाता है कि 17वीं और 18वीं सदी में सिंधिया और जाट शासकों के बीच हुए संघर्ष के दौरान इस किले पर सिंधिया राजवंश ने अपना कब्जा जमा लिया था
भले ही अटेर के किले के कई हिस्से आपको जर्जर हालत में दिखाई देंगे, लेकिन इस 350 साल पुराने किले का अधिकतर भाग आज भी मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। इस विशाल गेट के अंदर प्रवेश करते ही आपको जमीन पर बिखरे हुए कुछ स्तंभ और टूटे हुए अवशेष दिखाई देंगे, जो शायद कभी यहाँ के किसी महल या द्वार का हिस्सा रहे होंगे। आप देखेंगे कि इनके ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। थोड़ा और आगे बढ़ने पर आपको कुछ कमरे दिखाई देंगे, जो कि क्षतिग्रस्त रूप में पड़े हुए हैं। इन कमरों को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये उस जमाने में सैनिकों के बैरक रहे होंगे, यानी कि इन्हीं कमरों में राजा के सैनिक रहा करते थे। लेकिन अब इनके अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि ये आपको जर्जर स्थिति में ही दिखाई देंगे और ये कब टूटकर गिर जाएं, कुछ नहीं कहा जा सकता। इन कमरों से थोड़ा आगे बढ़ने पर आपको यहाँ बना एक कुआं भी दिखाई देगा, जो कि काफी गहरा है। मालूम पड़ता है कि इस कुएं के संचित पानी को यहाँ उस जमाने में पीने और नहाने धोने के इस्तेमाल में लाया जाता होगा। यहाँ पत्थर में जो छेद आप देख रहे हैं, इनके अंदर रस्सी डालकर बाल्टियों का उपयोग करके पानी ऊपर खींचा जाता था। तो जगह जगह पर आपको यहाँ बने कमरों के अवशेष नजर आएंगे, जिन पर उस जमाने में बिना मशीनों के भी बहुत ही सुंदर कलाकारी की गई थी। इस किले की सुरक्षा के लिए इसमें कुल मिलाकर 17 बुर्ज भी बनवाए गए थे, जहाँ पर सैनिक हमेशा तोप लेकर तैनात रहा करते थे। यहाँ बने अधिकतर बुर्ज तो क्षतिग्रस्त हो चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बुर्ज मुझे दिखाई दिया, जिस पर जाने का रास्ता भी टूट चुका है। तो इस बुर्ज को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उस जमाने में इस किले को कितनी कड़ी सुरक्षा प्रदान की गई होगी। यही नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि यहाँ जगह जगह पर ऐसे छेद भी बनाए गए हैं, जिनको युद्ध की स्थिति में सैनिक दुश्मनों पर तीर भाले वगैरह चलाने के लिए इस्तेमाल किया करते थे। ये जो सामने में आप देख रहे हैं, इसको शायद उस जमाने में बैलों की मदद से मसाले या अनाज पीसने के उपयोग में लाया जाता था, क्योंकि ऐसी चक्की हमने पहले भी कई किलों में देखी है। इसी के पास में आप देखेंगे कि 3 अलग अलग खाने भी बने हुए हैं, जो शायद इन मसालों को पीसने से पहले सुखाने के काम आते होंगे। ये है इस किले का अगला प्रवेश द्वार, जिसके दोनों तरफ में छोटे छोटे चबूतरे बने हुए हैं। इन चबूतरों पर भी उस समय सैनिक खड़े होकर इस द्वार में आने जाने वालों पर निगरानी रखा करते थे। इस द्वार में जो ऊपर की तरफ आपको छेद नजर आ रहे हैं, इनमें उस समय लकड़ी के दरवाजे लगे रहते थे, लेकिन अनेकों प्रहार और मौसम की मार से वो सब भी नष्ट हो गए होंगे। अंदर प्रवेश करने के बाद सबसे पहले आपको ये इमारत दिखाई देगी, जिसको कहा जाता है दीवाने आम। किले के इस हिस्से का उपयोग राजा आम जनता की परेशानियों को सुनने के लिए किया करते थे, और जो कोई भी गलत होता था उसको सजा दे दी जाती थी, और जो सही होते थे उनको राजा उपहार देकर खुश कर दिया करते थे। इस सामने वाले मैदान में आम जनता बैठा करती थी। सबसे सामने की तरफ में मंत्री बैठा करते थे, और ऊपर बने कक्ष में राजा बैठा करते थे। आप देखेंगे कि इस दीवाने आम को राजपूत शैली का उपयोग करके छतरी के आकार में बनाया गया है, और इसमें बहुत सुंदर नक्काशी की गई है। मैं बताना चाहूंगा कि ये 2 मंजिला इमारत है, और यहाँ नीचे में भी कई सारे कक्ष बनाए गए थे, जिन तक जाने की सीढ़ियां अब क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं। किले के इस भाग को कहा जाता है हाथी खाना, और इस जगह को राजा का हाथी बांधने के इस्तेमाल में लाया जाता था। इस लाल बलुआ पत्थर से बने हाथी खाने के बीच के हिस्से को बड़ी खूबसूरती से बनाया गया है, और यहीं पर उनके हाथी को बांधा जाता था। आइए अब प्रवेश करते हैं किले के अगले हिस्से में, और बाकी का किला भी आपको दिखाता हूँ। ये सामने में जो इमारत आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है दीवाने खास, यानी कि वो हिस्सा जहाँ राजा अपने मंत्रियों और खास लोगों के साथ मीटिंग किया करते थे। यहाँ पर एक पानी का कुंड भी बना हुआ है, जो कि उस समय राजा के खास लोगों के हाथ मुंह धुलवाने के उपयोग में लाया जाता था।
ये जो सामने में आपको ऊंची सी इमारत नजर आ रही है, इसको कहा जाता है सतखंडा, यानी कि उस जमाने का वॉच टावर। इसको खास कर किले की सुरक्षा के लिए बनाया गया था और इस पर हमेशा सैनिक तैनात रहा करते थे और युद्ध की स्थिति में सेना को सतर्क कर दिया करते थे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि अब इसमें ऊपर जाने के रास्ते को पर्यटकों की सुरक्षा की दृष्टि से सरकार ने स्थायी रूप से बंद कर दिया है। इस दीवाने खास के ठीक सामने बनी इमारत को देखकर पता लगता है कि ये उस जमाने का मंदिर रहा होगा। इसके बाहर बने आंगन में भी आप देखेंगे कि जमीन पर खूबसूरत कलाकारी की गई है। आइए चलते हैं इस मंदिर के अंदर और इसको नजदीक से देखते हैं। इस मंदिर के अंदर आर्चनुमा गेट्स बनाए गए हैं, जिसकी दीवारों और स्तंभों पर सुंदर कलाकारी की गई है। यही नहीं, बल्कि इसकी छत पर की गई नक्काशी भी इतनी सुंदर है कि आप इसको देखते रह जाएंगे। इसमें ऊपर चढ़ने के लिए सीढ़ियां भी दी गई हैं और इस जगह को देखकर ऐसा मालूम पड़ता है कि यहाँ पूजा अर्चना के लिए उस जमाने में अलग अलग देवी देवताओं की प्रतिमाएं रखी जाती होंगी। इस मंदिर से बाहर निकलने के बाद बाईं ओर में आप देखेंगे कि एक कुआं बना हुआ है। तो मंदिर में प्रवेश करने से पहले शायद इसी कुएं के पानी से लोग हाथ मुंह धोकर देवी देवताओं के दर्शन के लिए जाया करते थे। यहाँ बने मंदिर के बाईं ओर में आपको रानी का महल देखने के लिए मिल जाएगा, जिसमें नीचे और ऊपर के फ्लोर पर कुछ कक्ष बनाए गए हैं। इन कक्षों के स्तंभों और दीवारों पर खूबसूरत कलाकारी की गई है और यहाँ जगह जगह पर दीवारों में दीपक या कुछ सामान वगैरह रखने के लिए आले भी बनाए गए हैं। यहाँ से ठंडी हवा तो खाने के लिए मिलती ही थी, बल्कि पूरे अटेर का खूबसूरत नजारा भी देखने के लिए मिलता था। इस रानी महल में आपको एक अंधेरा सा कमरा भी दिखाई देगा, जिसमें नीचे जाने के लिए कुछ सीढ़ियां दी गई हैं। तो मैंने जब इन अंधेरी सीढ़ियों से नीचे उतरने की कोशिश की तो देखा कि ये नीचे उसी मंदिर में जाकर खुलती है जो मैंने आपको दिखाया था। मंदिर के दाईं ओर में राजा बदन सिंह का महल बना हुआ है। तो इस महल के अंदर प्रवेश करते ही आपको कुछ कक्ष दिखाई देंगे और अंदर में एक बैठक भी बनी है, जहां राजा बैठकर अपने अत्यंत खास लोगों से मिला करते थे। इस महल के नीचे में भी कुछ कक्ष बने हैं, जिनकी छत काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो चुकी है, इसीलिए यहाँ नीचे उतरना खतरनाक हो सकता है। तो ये है इस महल के बाहर का भाग, जिसका अधिकतर हिस्सा नष्ट हो चुका है। यहाँ आपको स्तंभ तो नजर आएंगे, लेकिन यहाँ की दीवारें और छत लगभग पूरी तरह से ढह चुकी है। महल में हवा आने के लिए किनारे में छोटे छोटे दरवाजे भी बनाए गए हैं। यहाँ पर आपको किले की दीवार से लगकर एक और कुआं दिखाई देगा, जो खास तौर पर राजा बदन सिंह के महल में पानी पहुँचाने के उपयोग में लाया जाता होगा। यहाँ पर किले का एक और भाग भी दिखाई देता है, जिसके बारे में ठीक तरह से कह पाना मुश्किल है कि ये क्या हो सकता है। अगर आपको कोई भी आइडिया है कि ये क्या हो सकता है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। यही नीचे में कुछ कक्ष भी दिखाई देते हैं, जो कि शायद उस जमाने में तहखानों की तरह इस्तेमाल में लाए जाते होंगे। यहीं पास में आपको छत पर बनी खूबसूरत पेंटिंग देखने के लिए मिल जाएगी, जिसको बनाने के लिए उस जमाने में रंगों का नहीं बल्कि सब्जियों का इस्तेमाल किया गया था। यहाँ अंदर प्रवेश करने के बाद आप देखेंगे कि एक और महल बना हुआ है, जिसको कहा जाता है 12 खंबा महल। इसके बीच के हिस्से में एक वरांदा बना हुआ है, जिसके चारों ओर कई सारे कक्ष बनाए गए हैं। यहाँ भी आप देखेंगे कि इन आर्चनुमा गेट्स और स्तंभों पर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस महल के नीचे भी कई सारे कक्ष बने हुए हैं, लेकिन अब वहाँ पर चमगादड़ों ने पूरी तरह से अपना घर बना लिया है। इन भूमिगत कमरों में अक्सर खजाना छुपे होने की बात सामने आती रहती थी, इसीलिए खजाने की चाह में स्थानीय नागरिकों ने इन कमरों को खोदकर इस इमारत को नष्ट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। ये अटेर का विशाल किला देवगिरी नाम की पहाड़ी पर बसा हुआ है
और इस बात का जिक्र महाभारत में भी किया गया है। इसी वजह से इसको देवगिरी दुर्ग के नाम से भी जाना जाता है, जो कि इसको और भी खास बनाता है। इस किले का सबसे चर्चित और रहस्यमय भाग है यहाँ बना खूनी दरवाजा। तो आइए जानते हैं इस खूनी दरवाजे का रहस्य, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि इससे हर वक्त खून टपकता रहता था। तो ये जो लाल रंग का दरवाजा आप देख रहे हैं, इसको कहा जाता है खूनी दरवाजा। उस जमाने में इस दरवाजे से आम जनता को अंदर प्रवेश करने की अनुमति नहीं हुआ करती थी और यहाँ से केवल राजा के गुप्तचर ही अंदर आया जाया करते थे, यानी कि वो लोग जो जासूस की तरह सेना के बीच में रहा करते थे और सही समय आने पर राजा को गुप्त बातें बताया करते थे। बताया जाता है कि उस समय इस लाल बलुआ पत्थर से बने दरवाजे के ऊपर भेड़ का सर काट के टांग दिया जाता था और इसके नीचे में एक बड़ा सा कटोरा रख दिया जाता था, जिसमें लगातार भेड़ का खून टपकता रहता था। तो जब भी गुप्तचर राजा से मिलने के लिए जाते थे तो पहले उस खून का तिलक अपने माथे पर लगाते थे और फिर राजा से मिलकर दुश्मनों से जुड़ी अहम सूचनाएं उनको देते थे। यही वजह है कि इस दरवाजे को खूनी दरवाजा कहा जाता है। इस दरवाजे से अंदर की तरफ चलने पर आप देखेंगे कि एक भूमिगत गलियारा बना हुआ है। इसमें दोनों ही तरफ में ऐसे कक्ष बनाए गए हैं जिनको देखकर ये लगता है कि ये उस समय में सैनिकों के कक्ष रहे होंगे। अंधेरा होने की वजह से यहाँ पर भी चमगादड़ों ने अपना घर बना रखा है। ये हिस्सा भी आपको काफी हद तक क्षतिग्रस्त रूप में ही दिखाई देगा और इस गलियारे को पार करके अगर आप आगे जाएंगे तो आप महल की तरफ निकल जाएंगे। तो ये था भदौरिया राजाओं की शान कहलाने वाला अटेर का किला और इससे जुड़ा रोचक इतिहास और तथ्य। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी खास इमारत का वीडियो आपके लिए बनाऊं, तो उस जगह का नाम नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर